Good morning, student. This is a second video of chapter 7, standard 11, subject economic. In this video, I am going to teach the topic Indian economic before independence during the British rule, right? British rule के टाइप पे Indian economic किस तरह थी we can see in this video, right? But in last video we can see the introduction of this chapter, and after that many civilization like Mohenjo-daro एंड लोथल डोलावीरा, राइट, इस तरह के हमने कुछ सिविलाइजेशन देखा, राइट. उसके बाद इंडियन कल्चर, इंडियन इकोनॉमिक किस तरह थी बिफोर ब्रिटिश रूल, राइट. बिफोर ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमिक किस तरह था वो हमने देखा. एग्रीकल्चर का देखा, इंडस्ट्रीज सर्विस का देखा, राइट. बट इन दिस वीडियो वी कैन गोइंग टू सी द इंडियन इकोनॉमिक ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, राइट. ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडियन इकोनॉमिक कैसे थे, राइट. नॉर्मली हम सब जानते हैं कि इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ रूल ओवर द इंडिया 200 ईयर्स, राइट. 200 ईयर्स हमारे ऊपर रूल किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ब्रिटिश पीपल्स ने, राइट. स्टार्टिंग में फ्रेंच पीपल, डच पीपल एंड पोर्टुगीज, इस सारे पीपल्स आए थे इंडिया में, इंडिया के अंदर ट्रेड करने, राइट. इंडियन की जो रिचनेस थी, राइट, इंडिया में जो रिचनेस कल्चर था उनको देख करके कहीं ना कहीं बाहर के पीपल्स अट्रैक्ट हुए और इंडिया में आए और उन्होंने रूल किया, राइट. इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस था कुछ स्पाइस के मामले में, इंडिगो, मुस्लिन एंड कॉटन, राइट, और कॉपर, ब्रॉन्ज, ब्रास, ये सब के मामले में इंडिया बहुत ज़्यादा ट्रेड करता था और एक्सपोर्ट भी करता था, राइट, बाहर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बाहर के पीपल ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ, इंडिया में आए, राइट. However, during the time there was a conflict among the foreigner ruler, right. और कुछ टाइम पे तो आपस में उनको फॉरेन रूलर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया था कि कौन अच्छा पावर जनरेट करेगा. एंड दे यूज देयर आर्मी ऑल्सो, राइट. दे यूज देयर आर्मी ऑल्सो when the British established their dominance over resources and exploit, right. उसके बाद ब्रिटिश ने हम पे राज किया और हमारे जो रिसोर्सेज हैं, राइट, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उनको ख़राब किया, एक्सप्लोइट किया, राइट, और बहुत से चीज़ अपने कंट्री में लोग ले गए, राइट. पोवर्टी इंक्रीज, राइट. उसके बाद हमारे कंट्री में कहने की पोवर्टी इंक्रीज होने लगी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के टाइम पे ये भी बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि उन्होंने सिर्फ इंडियन पीपल्स को एक कचरा समझा, राइट. उन्होंने सिर्फ काम करवाया, राइट. इन ईस्टर्न रीच ऑफ इंडियन स्टार्टेड इकोडिंग, राइट. और जो रिचेस्ट ईस्टर्न इंडियन थी वो धीमे धीमे गिरने लगी और धीमे धीमे गरीब होने लगी, राइट. हाउएवर द इंडियन इकोनॉमिक ऑल्सो अटेन द फॉलोइंग, राइट. उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक किस तरह हुई वी कैन सी ब्रिटिश सेटअप, राइट. अब यहाँ पे कुछ ब्रिटिश सेटअप का भी बात हुई, राइट, कि ब्रिटिश ने अपने फ़ायदे के लिए क्या क्या चीज़ इंडिया में बनवाया, राइट. British set up the railway infrastructure in India, and with the first rail that run between the Boribandar, present day in CST, and Thane, right, 16 April 1853, right. तो बोरीबंदर से CST जो है भी है थाने तक चली, राइट, फर्स्ट 16 अप्रैल 1853 को. By 1947 the Indian rail network is 53,000 किलोमीटर, बेनिफिटेड पॉपुलेशन ऑफ 68 लाख, राइट. तो इंडियन ब्रिटिश पीपल ने 16 अप्रैल को चलाया जो 1947 के टाइम पे इसकी जो डिस्टेंस है वो 53,000 किलोमीटर हो गए, राइट. और बेनिफिट टू पॉपुलेशन ऑफ 68 लाख पीपल्स गेटिंग. तो ये कुछ सिस्टम था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, गेटिंग. After that, roadway, the British also created good length of the roadway in India, right. ब्रिटिश ने अपने फ़ायदे के लिए अपने माल को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, राइट, अच्छे रास्ते भी बनवाए, गुड रोड बनवाए. दे सेटअप द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD under the significance basic utilities were created. By end of the 19th century, there was a total 278,420 kilometer of roads, which increased the 447,105 by 1943, right. 1943 तक जो टोटल रोड थे, गुड रोड थे इंडिया में, वो कुछ 4 लाख के आसपास चले गए, राइट. विच वॉज 32 वेर कॉन्क्रीव, मतलब पक्का रोड, एंड 68 कच्चा रोड, राइट. इसमें 40 लाख में से 32% जो थे वो पक्का रोड थे एंड
कॉन्क्रीट के बने हुए थे एंड 68% जो कच्चा रोड थे। गेटिंग? जो ब्रिटिश रूल में ये बने रोडों का हाल ये था ब्रिटिश रूल में। नाउ बैंक इन ब्रिटिश रूल, प्राइवेट banks came into the being in India from 1770, and by 1946 there was a more than 700 banks in the India, right? The Reserve Bank of India, RBI, which was apex bank today, was set up in 1935, right? तो 700 banks 1946 तक इंडिया में बन चुके थे और कहीं ना कहीं आरबीआई भी उस बैंक में शामिल थे। बट आरबीआई का सेटअप 1935 में हुआ था, मतलब ब्रिटिश रूल के टाइम पे ही हुआ था। बट उस समय ये बैंक नेशनलाइज नहीं थी। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद 1949 में इस बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया। गेटिंग? नाउ सोशल स्ट्रक्चर, सर्टन रॉन्ग सोशल प्रैक्टिस, राइट? इंडिया में बहुत सारे रॉन्ग प्रैक्टिस थे, मतलब कहीं ना कहीं परंपरा के मुताबिक बहुत सी चीज़ें चली आ रही थी, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल ने ख़त्म कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं कुछ अच्छे भी काम भी किए हैं। वेर अप्लॉज बाय ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। फॉर एग्जाम्पल, प्रिवेंशन ऑफ फीमेल इन्फेटिसाइड एंड सती प्रथा, फीमेल इन्फेटिसाइड, राइट, एंड सती प्रथा। ये मतलब फीमेल को मार देना, मतलब दूध में डाल के, या सती प्रथा भी बहुत पुरानी जो चीज़ें थी, जो सोशल परंपरा बनी आ रही थी इंडिया में, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल में ख़त्म करा। मतलब सती प्रथा मतलब हस्बैंड अगर ऑफ हो जाते हैं तो उसके साथ वाइफ को भी साथ में मतलब मरना पड़ता है, मतलब उस आग में बैठ के मतलब सती होना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं रूल्स था जो ब्रिटिश ने ख़त्म कर दिया है। गेटिंग? उसके बाद नाउ वी कैन सी द एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर सफर्ड फ्रॉम हाई रेवेन्यूज़, द सिस्टम ऑफ जमींदारी, राइट? जो जमींदारी सिस्टम कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंक्रीज़ हुआ, राइट? उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत से फार्मर्स जो हैं एक्सप्लॉइट हुए, राइट? और कहीं ना कहीं बहुत सारे फार्मर्स पुअर भी हुआ, राइट? बिकॉज जो ज़मींदार फार्मर्स को लोन चाहिए होता है तो ज़मींदार के पास जाते हैं और ज़मींदार उनको एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन प्रोवाइड करता है, राइट? अगर वो फार्मर पे कर तो अच्छी बात है ना, अगर नहीं पे कर पाया तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भर भर के वो उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और कहीं ना कहीं और उसके मरने के बाद वो ज़मींदार उसके ज़मीन को ले लेता, राइट? तो ये कहीं ना कहीं एक्सप्लोटेशन फार्मर के साथ चल रहा था ड्यूरिंग अ जमींदारी सिस्टम, राइट? जमींदारी सिस्टम में ये सब एक्ट ब्रिटिश रूल के टाइम पे होता था। देयर वाज एक्सप्लोटेशन ऑफ सर्वल पार्ट ऑफ द पॉवर्टी इन दिस सेक्टर स्टार्टिंग इंक्रीजिंग, राइट? और बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी हो गया था ये सब चीज़ें। टू गिव एन एग्जाम्पल, आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटिश, द ब्रिटिश मेड द इंडियन फार्मर ग्रो द इंडिगो, राइट? आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटिश, राइट? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटिश में जब हुआ उसके बाद जो भी उनके कंपनियों में ब्रिटेन में कंपनियों में जो भी रॉ मटेरियल का काम पड़ता वो लोग इंडियन फार्मर को ग्रो करने के लिए बोलते हैं, राइट? इंडियन फार्मर को उसको उगाने के लिए बोलते हैं, राइट? और दूसरा को मतलब फोर्सफुली इंडियन फार्मर को वो चीज़ उगाना पड़ता जो ब्रिटिश को चाहिए होता था एज अ रॉ मटेरियल। गेटिंग? तो कहने की ये भी प्रॉब्लम थी। उसके बाद जो फार्मर्स लोन लेते हैं इंडिगो के लिए, राइट? अगर वो नहीं प्रॉपरली हो पाता है तो कहने के वो लोन उनका ख़राब होता है और कहने के उनका जो लैंड थे वो ज़मींदार या ब्रिटिश रूल ले लेती। गेटिंग? तो ये सब प्रॉब्लम्स उस समय जो इंडियन फार्मर थे उनके ऊपर फेस करना पड़ता था। गेटिंग? लैंड रेवेन्यूज़, राइट? लैंड रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं उस समय फार्मर्स को पे करना पड़ता, राइट? इट इज़ अ वन टाइप ऑफ टैक्स, राइट? उस समय के एक टाइप का एक टैक्स ही था, राइट? द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द किंग in India, and that also got the right to collect the land revenue from the owner of farming land, right? जो भी फार्मिंग लैंड का ऑनर था, राइट, जिसके पास भी ज़मीन थी वो उनको एज अ टैक्स मतलब लैंड रेवेन्यू उनको पे करना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। लेटर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर थ्रू द जमींदार्स, राइट? द गवर्नमेंट्स पनिश द फार्मर हु फेल टू गिव द रेवेन्यू, राइट? अब जो गवर्नमेंट है पनिश भी करते थे जो फार्मर्स रेवेन्यू नहीं दे पाता, राइट? उस समय हम लगान भी इसको बोलते थे, बहुत से लोग इसको लगान भी बोलते हैं, लगान पे करना, राइट? बाद में जब आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको जो रेवेन्यू लगान को कहीं ना कहीं टैक्स का नाम दिया गया, राइट? जो आज हम भी टैक्स पे करते हैं। गेटिंग? बाय द
राइट। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ इनको पे करना पड़ता था एज अ रेवेन्यू, राइट। द लैंड रेवेन्यू वेर ए हाई एट अ हाफ ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर, राइट। और कहीं ना कहीं जितने भी फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे उनका जो हाफ आमदनी थी, राइट, जो अर्निंग थी वो कहीं ना कहीं लैंड रेवेन्यू में चला जाता था। और जो लोग लैंड रेवेन्यू नहीं फिलअप करते थे उनको पनिशमेंट भी दिया जाता था, राइट, एज ए एक्स्ट्रा चार्ज करके, राइट, बाई चार्जिंग फाइन, फाइन चार्ज करके उनको एक्स्ट्रा लिया जाता था। गेटिंग हाई रेट ऑफ टैक्सेस, राइट। हाई रेट ऑफ टैक्सेस मैंने जैसे कहा कि अभी ऊपर ही कहा कि जो भी लोग प्रोड्यूस करते हैं उसका हाफ उन लोग एज अ लैंड रेवेन्यू ले लेते थे, राइट। इंडियन टैक्सेस, राइट, हाई रेट ऑफ टैक्सेस अकॉर्डिंग टू दाबा भाई नौरोजी द कैलकुलेशन ऑफ इन 1876 the rich paid about 8% of the national income and as a tax, as a taxes which the Indian who are poor were made to pay 50%, right, 50% of the national income as a tax, right। तो पुअर पीपल को 15% पे करना पड़ता था और जो रिच पीपल थे, right, उनको 8% पे करना पड़ता। इस तरह कुछ टैक्स सिस्टम थे उस टाइम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, करेक्ट। नाउ हाई रेट ऑफ एक्साइज एंड custom, right, high rate of excise and custom. The high excise were collected to matches sugar, steel, silver as all the commodity through the salt were easily available in India, right। उसके बाद ये हाई रेट तो इन सब पे लगा ही गया था, बट जो सॉल्ट था वो इजीली अवेलेबल था इंडिया में। बट ब्रिटिश लोग की नज़र इस पर भी पड़ गई, राइट, ब्रिटिश लोग की नज़र इन पर भी पड़ी। द ब्रिटिश टर्म एज इलीगल प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट बाई इंडियन, राइट। उसके बाद ब्रिटिश ने भी जो सॉल्ट था उस पर भी कब्जा कर लिया और इलीगल वे से कहीं ना सॉल्ट का प्रोडक्शन करवाने लगे इंडिया में। और उसके बाद भी जो सॉल्ट प्रोडक्शन था वो मोनोपोलाइज कर दिया गया और सॉल्ट के पे भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, राइट। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो द प्रोटेक्ट अगेंस्ट द हायर एक्साइड ड्यूटी, राइट, एज ऑन सॉल्ट द गांधी स्टार्टेड द सत्याग्रह विद द डांडी मार्च, राइट। इसकी वजह से कहीं ना कहीं गांधी जी ने ये जो मार्च थी वो निकाली थी बिकॉज द एक्साइड ड्यूटी बहुत ज़्यादा सॉल्ट पे लगने लगा था फॉर इंडियन पीपल, राइट। Now, the high duties, right, 50, up to 50% का टैक्स इंडियन पीपल को पे करना पड़ता था, were imposed on cotton tax export from India, so that Indian cotton received a setback where the cotton clothes import from Manchester in England, गेटिंग। तो कहने के जो कॉटन क्लोथ्स इंपोर्ट फ्रॉम मैनचेस्टर इन इंग्लैंड कम टू इंडिया एट मच लोअर इंपोर्ट ट्रैफिक एंड ओनली 2.5%, राइट। जो इंपोर्ट 2.5% पे होता था पर जो एक्सपोर्ट था वो 15% पे होता था, राइट। बहुत बड़ा डिफरेंस था। द ब्रिटिश वांटेड टू एक्सपोर्ट इंडियंस लॉन्ग स्टेपल कॉटन टू इंग्लैंड एंड सेल इट टू manufactured cloth in India. Thus, the India raw material was exploited so the British industry could thrive at the cost of Indian industry, right। तो ये इसी तरह से कहीं ना कहीं पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन कल्चर को, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, राइट, एक्सप्लॉइट किया बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी पे, चाहे कॉटन हो, चाहे शुगर हो, स्टील हो, राइट। उसके बाद सॉल्ट पे भी उन्होंने हाई टैक्सेस लेना शुरू कर दिया इंडियन पीपल से, गेटिंग। और कहीं ना कहीं सस्ते में इन लोग हाई टैक्सेस लेते हैं बट सस्ते में कहने सॉरी अपने कंट्री में ले आते हैं और उसको बेचते हैं, राइट, पूरे वर्ल्ड में लोग बेचते हैं। इंडियन पॉलिसी, सॉरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, industrial policy. The period of 1750 to 1830 was a period of industrial revolution. In East India Company was established, right? 17 sorry the the period from 1750 to 1830 was a period of industrial revolution. East India Company has had by the time started established ruling in India
and 1858, राइट। तो 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं एक्स्टेब्लिश किया गया इंडिया में, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे इंडिया पे रूल किया, राइट, इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हिसाब से, राइट। जो पीरियड था 1750 से 1830, यह इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इसलिए कहते हैं इसको, क्योंकि इस समय पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब कहीं ना कहीं सभी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, राइट। तो इसलिए हम इसको इंडस्ट्रियलाइज रिवोल्यूशन भी कहते हैं, राइट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में कहीं ना कहीं बनाया गया इन इंडिया के अंदर 1858 में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्स्टेब्लिश इट रूल, राइट। ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल को एक्स्टेब्लिश करना था, इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे लेके आए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्ट ए पॉलिसी दैट मेड दैट इंडियन इन्वेस्टर लो कॉन्फिडेंस, राइट। जो भी इंडियन इन्वेस्टर थे उसको लो कॉन्फिडेंस करने के लिए कहीं ना कहीं एक रूल बनाए, पॉलिसी बनाते थे। द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज वॉज lopsided in character in sense that only some light and consumer industries were started, right। इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को असर नहीं होने दिया, राइट। कुछ ही इंडस्ट्रीज को, लाइक सम लाइट कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड नो अटेंशन was given to the machinery manufacturing, heavy engineering and heavy chemical industries, right। मतलब बड़ी इंडस्ट्रीज को इंडिया में आने नहीं दिया। कब? 1750 1830 के बीच में खाली कुछ लाइट इंडस्ट्रीज या कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में आने दिया, राइट। इनका खाली एक ही मोटो था कि जो भी रॉ मटेरियल इंडिया में बन रहा है उसको बनाकर ब्रिटेन में ले जाएं और ब्रिटेन में फाइनल गुड्स करके उसको मेड इन ब्रिटेन कर दें, राइट। मेड इन ब्रिटेन करके उसको पूरे वर्ल्ड में सेल करें। इसलिए कहने कहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहने एक्स्टेब्लिश किया गया 1858 में, गेटिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा इंडिया पे राज किया, राइट। इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया, गेटिंग। नाउ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। in order to benefit their own economic, right, own economic means ब्रिटिश कंपनी की खुद की इकोनॉमी को फ़ायदे करने के लिए द ईस्ट इंडिया कंपनी and the later British government adopt the policy which exploit Indian resources, right। उन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसी बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो कहीं ना कहीं जो इंडियन रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, बहुत सारे जो रिचनेस थी इंडिया की, वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट किया, राइट। एंड प्रोमोटेड द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, और एज अ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज प्रमोट करने लगे। द इंडियन एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड बाई हाई एंड लैंड रेवेन्यू, राइट। और एग्रीकल्चर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुआ बिकॉज ऑफ लैंड रेवेन्यू, हाई लैंड रेवेन्यू, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना था फार्मर्स को। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इंडियन एग्रीकल्चर था, बहुत रिच एग्रीकल्चर था, वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हुआ। और एक्सपोर्ट में जो भी एक्सपोर्ट करना था खाली ब्रिटिश पीपल ही करते हैं और इंडियन फार्मर्स को कुछ नहीं मिलता। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर्टिसन। East India Company was exploit the artisan by obtaining goods from them at up to 50% to 40% lower price, right। लोअर प्राइस में ले करके सोल्ड इन द वर्ल्ड, राइट। और ब्रिटिश ने इनको सोल्ड किया पूरे वर्ल्ड में एट हायर प्राइस, और हायर प्राइस में वो सेल करते हैं, मेड हायर प्रॉफिट, राइट। इससे कहीं ना कहीं इनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, गेटिंग। 15% से 40% में ले करके उसको हायर प्राइस में सेल करते पूरे वर्ल्ड में, राइट। बिसाइड आफ्टर द ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल दे स्टार्टेड सेलिंग इन इंडिया द चीपर गुड मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड, राइट। और कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में कहीं ना कहीं जो कम सस्ते में प्रोडक्ट बनते हैं उसको इंडिया में बेचने लगे एज अ चीप रेट, गेटिंग। तो जो चीपेस्ट थी इंग्लैंड से वो इंडिया में आती थी, और जो इंडिया में जो अच्छा प्रोडक्ट बनता है, राइट, वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड जाता था। तो इस तरह कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना शुरू किया, और जो जो चीप चीज़ थी जो इंग्लैंड में बनती थी वो इंडिया में आता था, और उसको महंगा करके कहीं ना कहीं इंडियन पीपल को दिया जाता था, गेटिंग। नाउ इन्वेस्टमेंट पैटर्न, राइट।
तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जहाँ पे भी उसका फ़ायदा दिखा वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया। फॉर एग्जांपल रेलवे रोड नेटवर्क में जहाँ उनको फ़ायदा था उन्होंने इन्वेस्ट किया। रेलवे में इसलिए कि उनको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए उनको फ़ायदा होता था, राइट। सो द ब्रिटिश मेड ओनली दोज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विच बेनिफिटेड फॉर ब्रिटेन ओनली, राइट। जो ब्रिटेन को प्रॉफिट करता था उसमें ही उन लोग इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज रोड नेटवर्क वेर क्रिएटेड टू हेल्प द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल and goods for their industries. Investment is education was made to educate personally to run the British administration, right? और कहीं ना कहीं एजुकेशन में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि उनको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था, इसलिए थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग चाहिए। इंडियन वेर प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग द टेक्निकल एजुकेशन, राइट। They started college for the medicine and civil engineering in India for their benefit, right? उनके खुद के बेनिफिट के लिए ये सब कॉलेज भी स्टार्ट किया गया। दे नीडेड सिविल इंजीनियरिंग फॉर द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, राइट। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए उन्हें सिविल इंजीनियर चाहिए था, इसलिए उन्होंने ये चीज़ भी स्टार्ट की इंडिया में। इन ब्रिटेन they did not promote in Britain did not promote the studies in science and technology in India. Thus they made the selective investment in India, right। तो इसीलिए उन्होंने सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट किया, जहाँ पे भी उनका फ़ायदा दिखा वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया और कहीं ना कहीं अपनी वे से पूरे इंडियन पीपल का यूज़ किया, गेटिंग। तो ये इन्वेस्टमेंट था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। नो पेमेंट बर्डन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल लास्ट पॉइंट है। उसके बाद जो इंडियन इकोनॉमिक आफ्टर इंडिपेंडेंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नाउ पेमेंट बर्डन, various payments were made in India to British from India income beside the huge salary of the British personnel. This include the home charges. There was a huge amount of money which is India paid toward the administration, maintenance to the army, right? War expense, pension to the retired officer, and other expenses occur by British toward the maintenance of her colony, right? तो ब्रिटिश के खुद के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मेंटेनेंस आर्मी के लिए, वॉर एक्सपेंस के लिए और खुद के पेंशन के लिए कहीं ना कहीं जो हाई रेट ऑफ सैलरी थी वो ब्रिटिश पीपल को मिलती थी। यदि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश पीपल थे उनको हाई रेट ऑफ सैलरी, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए सैलरी मिलती थी, मेंटेनेंस मिलता था आर्मी के लिए। ये सब पीपल्स के जो इंडियन पीपल्स के जेब से ही जाता था, राइट। इन शॉर्ट मतलब इंडियन जो भी मैनेज करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को उनको हाई सैलरी मिलती थी, राइट। तो और रिटायर होने के बाद पेंशन भी हाई रेट था, गेटिंग। ये सब कहीं ना कहीं जो एक्सपेंस था वो ब्रिटेन का वो कहीं ना कहीं इंडियन पीपल्स के ऊपर लगता था और सब वो होम चार्जेस के ऊपर से निकालते थे। वेर पेड टू ऑलमोस्ट एंटायरली बाई इंडिया, राइट। तो होम चार्जेस करके, होम चार्जेस मतलब एज ए टैक्स ले करके उन लोग ये सारी चीज़ यूज़ करते थे, मतलब गेटिंग। तो होम चार्जेस वेर मेड फॉर 3 component by interest payment for debt incurring in the maintaining Indian colony, interest on the railway and civil and military charges, right। तो ये सब चार्जेस के ऊपर से हम लोग होम चार्जेस लिया करते थे। फाइनली व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947, Indian agriculture, industries and trade was devastated, devastated, a country which was once high, prosperous and improvised,